ठीक है यार, आई थिंक शुरू करते हैं फिर अपन। तो क्वेश्चन नंबर 23 एक्सप्लेन गांधीज आइडिया रिगार्डिंग स्टेट एंड हाईलाइट देयर रिलेशनशिप विद मॉडर्न डेमोक्रेसी एंड प्रिंसिपल ऑफ एनार्किज्म। निशांत कटरोडिया इसने आंसर लिखा है। क्या कोई रीड कर दो यार प्लीज एक बार इस आंसर को। कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है एक्सप्लेन गांधी ideas regarding state and highlight their relationship with modern democracy and principle of Gandhism. Gandhi was neither the first nor the only person who considered state as unnecessary evil. Along with the Marxist tradition, Gandhi also aspired for stateless society and establishment of Ram Rajya in Indian context. Gandhi believed that state is an antithetical idea to the ideals of freedom. Gandhi is considered as an anarchist. According to Gandhi, state is not compatible with the idea of non-violence. Even the smallest state requires some amount of coercive power. According to Gandhi, state is non-compatible with the idea of Swaraj, self-control, drawn from the ideas of Aurobindo. Gandhi held that state is a symbol of weakness of man. State is unnecessary evil because man cannot control himself within his sphere of freedom. Despite having status of best practicable form of polity, government democracy has been criticized by Gandhi. He favored partyless democracy. As being staunch critic of party. He compared them with prostitutes. However, in context, Gandhi favored indigenous model of direct democracy, Panchayati Raj. He believed in oceanic circle of power where power gets distributed among all equally without concentration of power in few hands as political out of as pointed out by Robert Dahl. Gandhi emphasized on the ideas of Swaraj, Sarvodaya, trusteeship in order to liberate oneself and to live with peace and hegemony in the society. एक बार क्वेश्चन को भी दिखा देना ऊपर करके। मतलब स्टेट और उसका रिलेशनशिप विद मॉडर्न Gandhi's idea regarding state and highlight the relationship between and anarchism। ठीक है, तो बताओ भाई लोग क्या व्यूज है इसके ऊपर। फ्लो ठीक लग रहा है इसका? इसमें फ्लो तो ठीक लग रहा है ना? किसी को लगी कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लगी। कुछ कंटेंट में कोई सोशलिज्म और कैपिटलिज्म इंक्लूड कर सकते हैं, एंटी सोशलिज्म और एंटी कैपिटलिज्म। सोशलिज्म और एंटी कैपिटलिज्म, हाँ वो दोनों के अगेंस्ट था ना। सोशलिज्म के अगेंस्ट बोला जाएगा क्या उसको? हाँ हाँ मैंने पढ़ा था। मार्क्सिज्म उसको मार्क्सिज्म बोल तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सर्वोदया भी एक तरह का सोशलिज्म ही तो है। You are basically against the kind of socialism that was existing in Russia। वो मैंने पढ़ा। वो बोल सकते हैं शायद वो मिलिटराइज हो चुका था उनका टाइप का सोशलिज्म, इसलिए शायद वो उसका क्रिटिक हो सकता है, क्योंकि एनी फॉर्म प्रॉब्लम। हाँ कर लो। Like partyless system as in Russia might be that one.
अब एक 3 कीवर्ड मतलब उसके स्टेट के ऊपर देखने हैं अपने को, मॉडर्न डेमोक्रेसी का देखना है और अनार्किज्म देखना है। तो स्टेट के साथ डायरेक्ट अनार्किज्म जुड़ जाता है वो। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में भी दिया ना इसने। कि गांधी ने स्पेसिफिकली बात की है क्या, स्टेट इज अननेसेसरी इवल? हाँ, डायरेक्ट बोला नहीं है। बोला, नहीं, मतलब बोला वो है नहीं। स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं बोला, वो तो उनका है। बस ये है कि वो वीकनेस वाले जो चीज, हम्म। नहीं नहीं मतलब वीकनेस वाली जो चीज है गांधी के जो आइडियाज है वो वाला तो है। और कोई पॉइंट है क्या यार इसमें? हेलो, कोई और एडिशन है क्या यार किसी के इसमें? नेक्स्ट पे चले फिर। ऑडियो आ रहा है ना यार? हेलो। हाँ हाँ भाई, ऑडियो तो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। पता नहीं यार, कोई बोल नहीं रहा बहुत देर से। लेकिन 24, examine the Gandhian idea of village community as an ideal means of self-governance. नवनीत ने लिखा है। नवनीत प्रेजेंट है क्या? नवनीत, माइक ऑफ है आपका। हेलो। हाँ। हाँ, तो इसमें जो गांधीयन आइडिया है विलेज कम्युनिटी का, तो सबसे पहले जो गांधी जी बात करते हैं कि हाँ सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है कि गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर 20th सेंचुरी। और फिर उसका लिखा है कि उसका कंट्रीब्यूशन क्या है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, कंट्रीब्यूशन है इन जनरल उसका, और इन पर्टिकुलर जैसे सेल्फ गवर्नेंस की बात करता है, वो सर्वोदया की बात करता। तो और फिर जो इंडियन गवर्नमेंट है उससे मतलब इनकरेज होके वो 73rd और 74th अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वो इंट्रोड्यूस की। तो इंट्रोडक्शन मैंने इसे किया। फिर मैं प्रोसीड कर मतलब सेकेंड ये पारा में मैं लिखा हूँ कि गांधी elaborately discuss about the कॉन्स्टिट्यूएंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ विलेज पंचायत, मतलब वही कि विलेज पंचायत क्यों होनी चाहिए। तो वही गांधी जी मतलब वो बोलते कि जो मैन के पास एनफ रीजन होता और वो कैपेबल है वो मतलब इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए। और ये भी देते कि आर्ग्यू करते कि मतलब वो जो उनकी भागीदारी से मेन और वुमेन मतलब सबको इक्वल पार्टिसिपेशन सबका होगा तो उसमें डेवलपमेंट होगा और मतलब अच्छे से ग्रोथ होगा। लेकिन अगर जो जो पार्लियामेंट मतलब मैंने नेक्स्ट पारा में लिखा है कि अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो वहां पे क्या होता है कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाता, तो उसमें क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा विलेज कम्युनिटी का, और रियल डेवलपमेंट जो मतलब फ्रीडम स्ट्रगल का गोल था वो हमें कभी मिल नहीं पाएगा। और फिर मैंने थोड़ा इलेबरेट किया है कि वो मतलब रियल प्रॉस्पेरिटी जिसको बोलते हैं और हैप्पीनेस ये सब सब कुछ मतलब इंक्लूड है उसमें, और डिग्निटी की बात करते गांधी जी। तो वो सब करके मतलब थोड़ा सा मिला के लिखा है। फिर लिखा है कि वो ग्राम सभा से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिलिब्रेट करेंगे, और जो कॉमन प्रॉब्लम होगा क्योंकि हर एक जगह का इशू अलग अलग होता, तो हम उस इशू पे बैठ के ये कर मतलब डिस्कस कर पाएंगे। और क्या होगा उससे कि मतलब जो चाहिए हमें कि वो टॉप डाउन अप्रोच ना होकर जो बॉटम डाउन होगा, और वो ज्यादा बेटर होगा एक मतलब कम्युनिटी के लिए। क्योंकि अभी क्या होता है जो मतलब सेंटर में बन जाता है वहां से, और यहाँ प्रॉब्लम क्या ग्राउंड लेवल पे वो सही से पता नहीं चल पाता। तो इस कारण से जो हमने नीति आयोग मतलब इम्प्लीमेंट किया, हालांकि मैंने वो लिखा नहीं लेकिन उसको ऐड किया जा सकता था। तो इस कारण से हाँ। ये वर्ड क्या लिखा है? प्रेजेंट ड्यूरिंग महाजनपदा। हाँ, महाजनपद दायरा से मतलब वो रिपब्लिकन था ना उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गांधी जी क्योंकि बुद्धिज्म से भी इन्फ्लुएंस थे और मतलब उस टाइम के सिस्टम से भी इन्फ्लुएंस थे, तो गांधी जी ने मतलब उसके बेस पे सोचा कि चलो ये सिस्टम ज्यादा बेटर होगा क्योंकि यहाँ पे डिस्कशन डिलिब्रेशन मतलब डिलिब्रेट करेंगे पीपल एक साथ बैठ के। तो वहां से मतलब भी ये इन्फ्लुएंस थे ये। फिर मैंने लिखा नेक्स्ट पेज पे कि ही बिलीव्स दैट ओनली ग्राम सभा मतलब वही है कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाएगा ये। और क्योंकि पावर जो है लास्ट लेग के हाथ में होगा, तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट
ऑफ द कंट्री भी होगा, क्योंकि अगर हर एक विलेज पंचायत जो है अपने अपने लेवल पे वो करे तो लास्टली क्या होगा कि हमारा कंट्री मतलब कंट्री डेवलप करेगी। फिर मैंने लिखा है कि दिस विल आल्सो लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर इंडस्ट्री, कि मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, मीडियम सेक्टर कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, क्योंकि अच्छी से पॉलिसी बनेगी। इसके बाद वो अपनी पोटेंशियल को भी हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके बाद फिर लिखा है कि दो अम्बेडकर, फिर मतलब थोड़ा सा ये लिखा है कि अम्बेडकर क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि वो डेन ऑफ ये क्या बोलते हैं वो अनटचेबिलिटी या कुछ ऐसा बोला था ना, मैंने सच लगता है गलत लिखा है, डेन इग्नोरेंस। ऑफ अनटचेबिलिटी बोला था ना। इग्नोरेंस। हाँ सॉरी, इग्नोरेंस बोला था तो मैंने अनटचेबिलिटी लिख दिया, मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। तो अम्बेडकर ने उसको क्रिटिसाइज किया गांधी को, फिर मतलब थोड़ा सा लिख लिया क्योंकि एग्जामिन करना था। और फिर लिखा कि बट टू मॉडर्न डेमोक्रेसी सेल्फ गवर्नेंस इज द मेन थ्रस्ट ऑफ द पॉलिटिकल आइडिया। इंडियन गवर्नमेंट आल्सो इनेक्टेड पीआरआई थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ठीक है, दस वी कैन से गांधी इज रिलेवेंस विथ हिज आइडिया। बस एंड इसमें मतलब बताओ आप लोग और क्या कर सकते हैं। मतलब की थियोरेटिकली कीवर्ड्स मेरे को मिसिंग लगे, मतलब जैसे वो पिछले हाँ आंसर में डाला था कीवर्ड, ना कि क्योंकि सर्कल, हाँ ओशियनिक सर्कल जैसे, और वो क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, वैसे कीवर्ड। सर वो और वो लिखा था सेंट्रलाइजेशन और अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन का शायद लिखा है, लेकिन वो नहीं लिखा था उसी सर्कल वाला, वो नहीं। ओशियनिक सर्कल, हाँ हाँ। हाँ वो और नहीं। एक और मतलब क्रिटिसिज्म में फेमिनिस्ट के नाम पे डाल सकते हैं ना कि मतलब विलेज लेवल पर पेट्रियार्की बहुत ज्यादा है, हाँ वो तो डाल पेट्रियार्की सकते, को। लेकिन गांधी जी मेरे ख्याल से वो ना मतलब वो चाह रहे थे कि दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन हो, इस कारण से मतलब वो ग्राम सभा की बात करते, लेकिन ये अब मतलब लिख सकते नहीं लिख सकते, मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप लोग बताओ। नहीं मतलब विलेज कम्युनिटी पे पेट्रियार्की बहुत ज्यादा होती है ना, तो वो भी हाँ लिख ही सकते पटिया हैं की मतलब है, वो तो लाइन है में, हाँ, लिख सकते हैं। लेकिन लेकिन फेमिनिस्ट गांधी के कम्युनिटी। आइडिया से है ना हमने उसको 33% जो रिजर्वेशन दिया, ये भी नहीं तो है वो ना। क्रिटिसिज्म कह रहा है वो कि फेमिनिस्ट का अगर देना मैं हो, जैसे हाँ आपने देना दिया। है तो कर सकते, हाँ दे सकते। मतलब मैं गांधी का ये विलेज कंसेप्ट पे काउंटर कर रहा हूँ, मैं ऐसा सच गांधी को काउंटर नहीं कर रहा कि गांधी मतलब फेमिनिस्ट को मतलब वीमेन को सपोर्ट नहीं करता, वैसे नहीं बोल रहा। हाँ 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 हाँ। जो विलेज कम्युनिटी अगर बनती है, सपोज स्टेट अगर विलेज कम्युनिटी से चलता, तो फिर राइट। वहां पर तो पेट्रियार्की बहुत बड़ा रोल प्ले करती। राइट सही। अरे आई थिंक वो एक सर्वोदया भी लिख देते ना, मतलब वो टर्म वो भी शायद नहीं है। हाँ शर्मदिया भी नहीं। और आई थिंक थोड़ा सा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जैसे आपने वो कॉटेज इंडस्ट्री वाला लिखा है कि आपने से एक इफेक्ट दिखाया है कि मतलब ग्राम स्वराज होगा तो फिर ये आएगा। तो आई थिंक उसको इफेक्ट की जगह दिखाने के तौर पे उसको उसका कंस्टिट्यूएंट दिखाओ कि यहाँ पे वो मॉडर्न जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है उससे भी क्रिटिसाइज करता है। वो बोलता है कि ये जो इंडस्ट्रीज है ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसकी जगह विलेज का जो कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ये होनी चाहिए जो कि लेबर इंटेंसिव हो। राइट। तो वो और फिर वो ये भी कहता है कि मेन शुड प्रोड्यूस एज पर हिज नीड्स नॉट एज पर हिज ग्रीड। मॉडर्निटी को भी क्रिटिसाइज करते हाँ हाँ, तो ये हैं। थोड़ा और पैराग्राफ थोड़ा और होलिस्टिक हो जाता। बाकी फर्स्ट पार्ट जो आई थिंक मैं गलती से फर्स्ट दो पेज तो काफी अच्छा आपने लिखा है तो भी ठीक लग रहा है उसमें। यहाँ थोड़ा सा वो लग रहा है कि एकदम से अब्रप्ट इस पॉइंट पे आ गए हो आप, एंड देन थोड़ा सा अब्रप्ट एंड हो गया वो एंडिंग भी थोड़ा सा। तो आई थिंक शायद आपने इंट्रो में भी यही चीज लिखी ना, 73rd और 74th, हाँ और फिर आपने वो चीज कंक्लूजन में भी लिख दी। तो इससे बेटर मैं कल को कंक्लूजन में ही लिख देता ना ये चीज तो सही रहता। ठीक है, बाकी और किसी का कोई इनपुट है क्या इस पे? ठीक है, और कोई और इनपुट नहीं तो आई थिंक नेक्स्ट चल रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 25. Comment on the true source of rights is duty. If we all discharge our duty, rights will not be far to see. ठीक है, तो सचिन ने लिखा है इसके ऊपर आंसर।
चालू रीड करेगा क्या इसको? Yeah. In the words of Lasky, rights are those conditions of life without which no one can exist in its best form. The concept of right is empowering nature till the nature of right and its correlation with duties is contested. Passive individualists like Locke recognize only rights which are available to human beings. On the other side, positive liberals like Lasky and T.H. Green consider rights and duties to have complementary life. Gandhi is a scholar of this school. He believes that rights and duties are connected in intrinsic sense. Gandhi was inspired by ideas of Bhagavad Gita, which believes that discharge of duties leads to creation of rights in its embryonic life. Gandhi held that rights can't exist until अरे सॉरी. society recognizes it and discharges their duty. Someone's right comes into existence only when some others discharge their duty. Gandhi's continuity of rights and duties can be seen as an extension of continuity of ends and means. If rights are ends and duties are means, thus he held that existence of rights without doing duties will remain hypothetical. This view was echoed by philosopher Honora उनोरा. O'Neill. ठीक है. पता नहीं. I have never heard about. Who held that serious writings on human rights acknowledge any right must entail correlative obligation. Gandhi's ideas can be seen in Indian Constitution, which was amended to include fundamental duties. In the present era of consumerism, environmental degradation, and violation of human rights, Gandhi's idea of continuity of rights and duties will ensure a balanced and prosperous world. ठीक है. बताओ यार इस पे. उसका सोर्सेज बता सकते थे, वो निष्काम वाला जो है या फिर भगवत गीता वाला जो है. भगवत गीता वाला तो आई थिंक इन्होंने दिया भी है. हाँ फिर तो सही है. और वेस्टर्न में ऐसा कोई है क्या राइट्स, और लास्ट की था क्या? लेस्की था ना, फंक्शनल थ्योरी ऑफ राइट. हम्म. Criticize कर. हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था. मतलब जैसे इसने पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट का लिया एक व्यू. हम मैं पूछ रहा हूँ मैं कि मार्क्सिस्ट का व्यू भी डाल सकते हैं क्या? मतलब दोनों से काउंटर कर दें. तो पॉजिटिव इंडिविजुअलिस्ट से काउंटर कर दें जो सिर्फ रिकग्नाइज को ट्रम्प्स मानते हैं, या फिर मार्क्सिस्ट को जो सिर्फ ड्यूटी को ट्रम्प मानते हैं. तो उन दोनों से डिफरेंट दोनों. लिया और थोड़ा कह सकते हैं एक मिडिल पाथ लिया दोनों के बीच में. तो कहना सही रहेगा? नहीं मतलब दोनों दोनों क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, वो सही है. मिडिल पाथ वाला देखना पड़ेगा. कंक्लूजन में वो 42nd अमेंडमेंट के साथ कंक्लूड कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इंट्रोड्यूस कर दिया, और जो गांधी का व्यू है वो फाइनली मतलब फुलफिल कर दिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन. पहले जो आपने बोला ना, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि गांधी की जो मतलब थिंकिंग है वो थोड़ी सोशलिस्ट टाइप की है. आपको राइट्स तभी सही रहेंगे जब आपको ड्यूटीज भी आप निभाओगे. मतलब मिडिल पाथ मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है, मतलब गलत तो नहीं है लेकिन ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सोशलिस्ट लीनिंग की तरफ जा रहे हो. लास्ट में क्या सोशल लिबरल से करना चाहिए क्या? जब तक आपकी कैपेसिटी नहीं रहेगी ड्यूटी और राइट्स का कोई मतलब नहीं रहेगा, ऐसा कुछ. क्योंकि आपकी कैपेसिटी के बिना ना आप राइट्स का फुल यूटिलाइजेशन कर पाओगे, ना आप ड्यूटी को फुल अपना जस्टिस दे पाओगे. तभी अमर्त्य सेन बोलते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, ऐसा कुछ. बट वो कैपेसिटी बिल्डिंग का बोलता है ना. ड्यूटीज तो हमें कुछ ना कुछ ड्यूटीज के
रख के राइट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि सोशल लिबरल जैसे अमर्त्य सेन को यूज कर लेंगे तो वो तो सिर्फ स्टेट का रोल आ जाएगा। यहाँ पे ड्यूटीज पे थोड़ा फोकस है, ड्यूटीज और राइट्स के ऊपर, तो सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए अपना जो कंक्लूजन है वो। सोशल लिबरल तो स्टेट सेंट्रिक हो जाएगा ना। हाँ देख तो सकते हैं, मतलब दो, मेरे को तो दो पार्टी दिख रही है, एक तो इंडिविजुअल दिख रहा है और एक स्टेट दिख रहा है दोनों के बीच में, क्योंकि ड्यूटी किसकी तरफ, स्टेट की तरफ या सोसाइटी की तरफ ही रहेगी ना। हम्म। हाँ ठीक है, मतलब सोचना पड़ेगा उसके लिए। या फिर जैसा वो गौरव ने बोला है, सिंपल रूट 42nd डाल दो कि वो इनकॉर्पोरेट किया है उनका भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब रिकग्नाइज किया उनका रोल और इस चीज पे इनकॉर्पोरेट किया बाद में कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो मतलब दे सकते हैं। स्कॉलर तो देख लश्की हो गया, और कोई स्कॉलर है क्या इसमें? या तो यार मैम ने प्लेटो और सोक्रेटिस भी लिखवाए थे ना, हाँ एंड्स और वाले में। हाँ, प्लेटो और सोक्रेटिस पे लिखवाए थे। मतलब आई थिंक वो तो शायद राइट्स की बात ही नहीं करते, वो केवल ड्यूटीज की बात करते हैं कि ड्यूटीज फॉलो करो तो मतलब स्टेबिलिटी रहेगी सिस्टम में। मतलब मैम ने उसको वो स्पिरिचुअलाइजेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स से इसको रिलेट करता था, अच्छा। प्लेटो और सोक्रेटिस। हाँ वो भी ड्यूटीज की बात करते हैं ना, राइट्स की वो नहीं बात करते। या तो मतलब शुरुआत की तरफ करते हैं, एंडिंग में तो आई थिंक वो गौरव वाला ही ठीक है। सही है। इस पे वैसे ये अच्छा, हाँ ये तो प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं, अगर किसी के पास कोई और पॉइंट नहीं है तो इस पे। राइट। एग्जामिन्स गांधीज क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो सचिन ने लिखा है, शानू ने लिखा है। हाँ ये मैंने सचिन का पढ़ा, उसका आंसर काफी अच्छा है, मैं पढ़ देता हूँ फिर मेरे जो एक दो एक्स्ट्रा है वो मैं बता दूँ। और उसका पहले शानू को बोलूं? नहीं नहीं, फिर उसी का कोल उसका ज्यादा। अच्छा मैंने सॉरी तो सॉरी, वैसे भी 10 मार्क्स। मैं सचिन ही बोल रहा था, गलती से नाम नहीं बोल रहा। Modernity is said to have begun in 16th century in West. Modernity was a product of social movements like Renaissance, Reformation, Enlightenment, and Industrial Revolution. Since modern age began in West, at times modernization and westernization are treated as synonymous. However, modernization may exist without westernization. Gandhi is considered as a critique of modernity, but the tradition of criticism of modernity is not unique to Gandhi. It was Rousseau who began the tradition when he criticized negative impacts of growth of science on human nature and society. He gave the slogan "Back to nature." Gandhian critique of modernity is to be understood from number of his scattered letters, speeches, articles, and overall context of his philosophy. Gandhian views are influenced by ancient Indian tradition as well as the works of scholars like Edward Carpenter, Leo Tolstoy, and John Ruskin. Carpenter has shown the ill effects of the system medicine on humans. Tolstoy and Fourier have explained the exploitative character of modern state. Tolstoy wanted to establish the dignity of labor above work, which influenced Gandhi's idea on modernity. Gandhi opposed modernity not in its true sense, but because of certain manifestation of modernity which Gandhi considers as harmful and immoral. He doesn't criticize modernity just because it originated in West. Following are the features of modernity which Gandhi disliked: dichotomy between ends and means, autonomy of politics from ethics, religion, excessive individualism which leads to utilitarianism, putting one man into a utility for another man, consumerism because it leads to overexploitation of natural resources and harm environment, industrial production leading to mass production instead of production by masses. He is associated with poverty of millions of Indians, and excessive nationalism, which is manifested in the form of fascism and imperialism. At last, power politics. So Gandhi called modern civilization as ethnic. Modernity has reduced man to the level of beast.
he has cited on fascism and imperialism as worst manifestation of modernity. They have promoted racialism and division with humanity. In his book Hind Swaraj, Gandhi gave his vision of world, which he called true civilization, minimization of want, balance its rights and duties, control of beastly power by moral power. Gandhi was criticized as well as admired for his understanding of modernity. His critics call him conservative, reactionary, and pacifist. However, Kuparik has mentioned Gandhi's critics underestimate the originality and relevance of his ideas. Actually, Gandhi was not opposed to modernity, but its beastly manifestation. In the modern times of climate change, environmental degradation, rising inequality, Gandhi and his ideas on modernity remain inspiration. तो आई थिंक एक वो स्पिरिचुअल वाला पॉइंट मैंने बस ऐड किया था कि उसने उस चीज को मॉडर्नाइजेशन को स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेट किया था और एक पॉइंट था जिसमें इसको बताया था कि इसका जो एक क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन है इट इज एक्चुअली अ काउंटर हेजिमनी टू द ब्रिटिश जो कि अपना कोलोनाइजेशन हम पे इम्प्लाई करना चाहते थे इन द नेम ऑफ सिविलाइजिंग बाकी तो मेरे पॉइंट थी यही 2 पॉइंट ठीक है तो पहले तुम हाँ बोल कुछ नहीं मैं अब दोबारा से क्या ही पढ़ूंगा शुरुआत का ही थोड़ा सा अलग है मैंने वो 4 से शुरू कर दिया था ग्रेटनेस ऑफ ह्यूमैनिटी इज नॉट इन बीइंग ह्यूमन बट इन बीइंग ह्यूमन so he considered man as embodying the spiritual principle which is divine and self-realization is the prime task of everyone which is hindered by modernity as it confines man to this world and its allure तो बस यही एक स्पिरिचुअल वाला पॉइंट एक्स्ट्रा था बाकी तो ऑलमोस्ट और वो वाला पॉइंट कहाँ लिखा है जो तुम बता रहा था सेकंड ये he supported Baba he believed that imperialism and fascism are manifestation of modernity thus the critique of modernization is क्या पढ़ रहा है तू वो एक वो जो नेक्स्ट नीचे वाला पॉइंट है भाई he supported modernization yeah the critique of modernization is Gandhi's attempt to establish counter hegemony against Britishers who legitimized the colony सही है किसी के पास और कोई पॉइंट है क्या इसमें ऐड करने को रूसो को डाल सकते हैं क्या इसमें इंस्पिरेशन डाला हुआ था हाँ वो तो बोला कि दोनों ने डाला है हाँ किसने डाला सही है क्रिटिक मतलब हाँ बोलो बोलो वो इसमें इकोनॉमिक एंगल भी डाल सकते हैं ना कि वो जो मशीन बेस्ड प्रोडक्शन हो रहा था वो उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि ये मॉडर्निटी का ही प्रोडक्ट है और अपने को चाहिए जो अपने पहले पॉइंट डिस्कस कर रहे थे अपने को चाहिए कि मतलब लेबर इंटेंसिव करके हम वो सारे पॉइंट आई थिंक सर्वोदय वाले में आ जाएंगे जब हम बॉन्ड्स और नीड्स की बात करते हैं तो आई थिंक उसमें नहीं अच्छा इस क्वेश्चन में जो गांधी का व्यूज है मॉडर्निटी का उसका क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है जैसे मुझे ज्यादा क्रिटिसिज्म तो नहीं मिला मुझे भी नहीं मिला आई थिंक यार इसमें ना मतलब एज सच मॉडर्निटी का तो नहीं बोला लेकिन उसका अगर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हम लोग तो टैगोर ने इसको क्रिटिसाइज कर रखा है वो चरखा मूवमेंट होता है ना इसका तो उस चीज को क्रिटिसाइज करा था आई थिंक टैगोर का नाम लेके शायद लिख सकते हैं इसके अंदर के उसका ये जो कंसेप्ट है इसके लिए टैगोर ने उसको स्पेसिफिकली क्रिटिसाइज किया है कि कुछ बहुत ही रिग्रेसिव मेरे को एग्जैक्टली वर्ड्स तो नहीं याद क्या थे टैगोर के बट कुछ ऐसा बोला था कि बहुत ही रिग्रेसिव है और बहुत ही नैरो माइंडेड है किसी को एग्जैक्टली याद है क्या नहीं मतलब पॉइंट तुम्हारा एकदम सही है वो भी मतलब एक मिडल पाथ की बोलते हैं कि भाई इंडिया वाले भी अपनी वैल्यूज रखें और उनका वैल्यूज है दोनों मिल करके चले मतलब उनका अच्छा अपना अच्छा दोनों का लेके चले ये पॉइंट सही है मतलब पॉइंट तो मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट क्या है लेकिन उनका आ सकता है
शायद इन जनरल जैसे हाँ टैगोर का वो व्यू था ना, कॉस्मोपॉलिटेनिज्म का व्यू था, तो जो वही है कि सिंथेसिस ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट, तो वो वाला व्यू से हम लोग मे भी चल सकते हैं। और मतलब एक व्यू मैंने भी लिखा भी है, लेकिन थोड़ा सा उससे हो सकता है कि मॉडर्निटी में सब कुछ बुरा नहीं है, मॉडर्निटी के कारण बहुत से न्यू आइडिया भी आए हैं, स्पेशली लिबर्टी इक्वालिटी है, वो भी एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। वही 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 वाला बोल रहा था कि इन जनरल ये बोल सकते हैं कि मॉडर्निटी डिड हैज लेड टू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वनरेबल ग्रुप्स या वर्कर्स बोल सकते हैं, and in unsatisfied man, but it also had led to recognition of rights of men and ऐसा कुछ emancipation, मतलब डेमोक्रेसी के तौर पे भी हमने मॉडर्निटी ने अचीव किया है बहुत कुछ मैन के लिए। तो पर्टिकुलर स्कॉलर तो नहीं है ना इसके ऊपर जो डायरेक्ट मॉडर्नाइजेशन के ऊपर गांधी को क्रिटिसाइज करता है। ऐसा तो याद नहीं आ रहा। अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि कंक्लूडिंग लाइन क्या होना चाहिए, कंक्लूडिंग लाइन जो व्यू पारिक का वो होना चाहिए, जो कि इंडिया में तो मतलब गांधी को क्रिटिसाइज करना आउटराइटली उतना सही नहीं है, या हमें टैगोर से एंड करना चाहिए। नहीं नहीं, आई थिंक ये बीगू पारिक का, कंक्लूजन तुम्हारा बढ़िया है। बीगू पारिक इज द बेस्ट के लिए। टैगोर का उससे पहले देखी, फिर डिस्पाइट द क्रिटिसिज्म करके भीखू पारिक से एंड करना ही इज द बेस्ट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ऐसा बोल सकते हैं शायद rather than seeing it as a criticism of modernity, we should see it what are the changes we should do to make our modernity more humane, ऐसा कुछ करके डाल सकते हैं। मतलब उसके पॉइंट हम मॉडर्नाइजेशन को रिफॉर्म करने में डाल सकते हैं गांधी को। आई थिंक यार ये यहाँ पे इसने लिखा ना, not opposed to modernity but just peaceful manifestation। आई थिंक उसी सेंस में शायद आप भी बोल रहे हो। अच्छा हाँ, मतलब लग रहा है। हाँ, मैं उसी सेंस में बोल रहा हूँ। तो आई थिंक ये मतलब कंक्लूजन ये अच्छा लगा मेरे को। आई थिंक उससे ज्यादा अपने को मतलब वैल्यू सिस्टम सही था, बट प्रैक्टिस में कुछ और निकल के आ गया, वो 20 के फॉर्म में निकल के आ गया जिसमें हाँ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। Analyze Emmons Roy ideational journey from Marxism to radical humanism। एक बार पूछा उसके इस्तेमाल वरुण। I gave introduction to Emmons Roy, his Indian revolutionary, in political theorist and philosopher, who was influenced by Marxism by Lala Lajpat Rai. He became Marxist in Mexico and believed that Marxism will truly liberate masses and it is better suitable for Indian type. Later he went for Communist International in Moscow, where he argued with differed from Lenin's idea, like there should be two stages of revolution, one like party through liberation of people, then revolt, where Emmons Roy, who was like his political analysis was based on like he took an statistic from Abani Mukherjee from India, who gave like flawed thing, like India people were ready to live war like that. So he opposed Lenin's idea that there shouldn't be this was not Marx's idea. Like Marx's idea was straightforward revolution rather than coming to party. He was expelled, then he came to India, he joined INC, became sympathetic to Gandhi, and he criticized Marxism that historical materialism is not scientific, dialectic materialism is ideal, and history is based on class cooperation rather than class struggle. And then he proposed his own idea when he was put in jail. Like man should true revolution is ideological revolution. Man should come
behind the wheel of ignorance. Uh, he should be liberated from religion, fear, ethics, and morality, realism. He was influenced from Sartre's existential concept of freedom. Then I ended with radical humanism can be achieved by committee, decentralizing, deliberate democracy, and reason, constant reason. I read reason. That's it. Yeah. भाई लोग क्या व्यूज है इसके ऊपर? जैसे मुझे लगता है फैक्चुअली तो इन्होंने अच्छा आंसर लिखा है। मतलब कुछ कुछ एडिशन किया जा सकता था। जैसे हम लोग जब एम एन रॉय की जो आइडियोलेशनल जर्नी है उसमें बताते हैं सुदीप्तो कविराज का जो व्यू है जिन्होंने उन्हें रिमार्केबल फेलियर बताया था, ही वाज अ फिलोसोफर हु वांटेड टू बी अ पॉलिटिशियन। तो वो दिखाता है कि उनकी पूरी जर्नी को समराइज किया जा सकता है उनके व्यूज के थ्रू। और दूसरा है कि जो फैक्चुअल के साथ साथ ना कुछ कुछ कमेंट्रीज हम लोग बीच बीच में ऐड कर सकते थे। जैसे उनका जो कभी कभी उन्होंने जो लेनिन ने बताया है कि रॉय हु वाज नोन एज सिंबल ऑफ रिवॉल्यूशन इन द ईस्ट, जो कम्युनिज्म के कारण, और बाद में वो कम्युनिज्म का क्रिटिक भी हो गए। तो थोड़ा सा ये कमेंट्री करके इनरिच किया जा सकता था। बाकी तो मुझे लगा कि आंसर ठीक ठाक है। अरे सुदीप्तो कविराज वाला जो पॉइंट है ना कि ही कॉल्ड हिम अ रिमार्केबल फेलियर, तो रिमार्केबल फेलियर एज सच एज अ पर्सन उसको बोला या फिर वो कुछ मतलब वो रेवोल्यूशन नहीं ला पाए इसलिए उसको बोला है? मतलब किस सेंस में ये बोला है रिमार्केबल फेलियर, ये पूछना चाह रहा हूँ। जैसे उन्होंने बोला है ना कि ही वॉज अ फिलोसफर हु वांटेड टू बी पॉलिटिशियन, तो उनकी जो व्यू है ना एम एन रॉय की, तो उन्होंने डिफरेंट व्यू को इसलिए चेंज किया क्योंकि उन्हें लगता था कि ना इस फिलोसफी के थ्रू वो अच्छे पॉलिटिशियन बना सकते हैं, मास पॉलिटिक्स में उनका इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने अपनी फिलोसफिकल जर्नी को चेंज हुआ और उनका आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन भी हुआ। तो अगर वो अपनी जो फिलोसफी है ना उस पर कॉन्सेंट्रेट करते ना रादर देन बीइंग अ पॉलिटिशियन, तो वो एक अच्छे फिलोसफर बन सकते थे। यही उनका मानना था जनरली। मुझे लगता है वो ये बोलते हैं कि मतलब इनको मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन माना जाता है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में, तो बोलते हैं कि इतने हाई फिलोसॉफिकल होकर के भी वो पॉलिटिक्स में फेल्ड रहे। मतलब पॉलिटिक्स में उन्होंने ट्राई भी बहुत किया लेकिन हर बार वो फेल्ड हुए, तो इस करके रिमार्केबल फेलियर उस सेंस में नाम दिया था शायद। ठीक है यार। I agree with Gaurav. That was right approach. ठीक है, इसमें और कुछ एडिशन करना चाहिए था क्या? एक चीज मेरे को थोड़ा सा इसमें आंसर में ये गौरव ये लगा कि दैट यू एकदम यू स्टार्टेड विद डायरेक्टली स्टार्टेड विद दिस कि ही जॉइंड आईएनसी, बिकेम सिंपैथेटिक टू गांधी। तो थोड़ा सा उसका प्रीवियस व्यू भी दिखाना था कि व्हाट ही कंसीडर्ड आईएनसी एंड हाउ ही कंसीडर्ड गांधी एज अ वीक वॉटरिंग मैन, वो सब दिखा के हाँ, फिर। इवन मेरे को ये थोड़ा फैक्चुअल भी गलत लगा। वो जब गए थे वहां पे, वो एज आईएनसी के मेंबर बन के गए थे, वहां से वापस आए तब वो मार्क्सिज्म बन के आए, तो वो गांधी के भी क्रिटिक हो गए। तो आने के बाद जब वो इंटरनेशनल कम्युनिज्म हुआ था ना, उसके बाद वो आईएनसी में नहीं थे, उससे पहले आईएनसी में थे। आईएनसी में गए थे वो, लेकिन वहां पे जाकर उन्होंने वो कम्युनिज्म वो अटेंड किया, वहां से मार्क्सिज्म बने आए। तो ये आईएनसी में पहले थोड़ी थे फैक्चुअल, वो। मतलब वो गांधी के फॉलोवर स्टार्टिंग में थे, फिर वो आईएनसी में, मतलब वो यार गए थे ना मतलब वो। मैंने मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा पढ़ा है कि ही वाज पार्ट ऑफ दैट निशुलन समिति थी ना, उसका पार्ट थे। और वहां से वो ही वेंट टू मेक्सिको, सॉरी यूएस, आर्म्स लेके आने को। और फिर वो यूएस गए थे, देयर ही गॉट इन्फ्लुएंस विद मार्क्सिज्म, फिर वहां से मेक्सिको, एंड देन मेक्सिको से फिर होते हुए वो रशिया पहुंचे थे। मतलब दिस इज व्हाट आई हैव, मतलब फैक्चुअल नहीं, इन्फॉर्मेशन। सही बात है, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। वो मतलब वो वेपन्स लेने गए थे, लेकिन वहां पे वो मार्क्सिज्म की तरफ ही घूमते गए फिर।
और फिर वो वहीं से ही मतलब वहां से बैठे बैठे ही वो क्रिटिसाइज करते थे इनको, एंड देन यहाँ पर आए और फिर आई थिंक आते उनको जेल में डाल दिया था, एंड देन धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ नहीं नहीं गांधी सही है, इतना भी बेकार नहीं है, तो की तरफ फिर झुका हुआ, एंड देन अगेन वापस एक शिफ्ट आया उनमें, और फिर हम देखते हैं कि वापस क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, और कोई व्यू है क्या इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर? वो थिंकर्स डाल दिए थे आंसर में, कौन सा? किससे इन्फ्लुएंस हुआ था एम एन रॉय? Sartre, I wrote it. सार्ट्रे लिखा है इन्होंने। Sartre's existential. और ये फिर नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। तो किसी ने लिखा नहीं 28 पे, फर्स्ट पे चलते हैं। critically examine the relevance of the overdeveloped state in context of post 1991 India। अरसलान ने लिखा है इसके ऊपर, isn't it अरसलान? क्या शानू पढ़ देगा क्या इसको, ओवरडेवलप्ड स्टेट वाले को? या मैं वो उसके आंसर भेजा था। The theory of overdeveloped state was given by Pakistani neo-Marxist scholar Hamza Alvi using structured approach to explain nature of state of third world countries and was relevant to study of Indian state till 1990. Marxist approach to state includes instrumentalist viewing state as an instrument of capital class, whereas structuralist view state an equilibrium maker. However, for Albi, state isn't simply an instrument of capitalist class in third world countries. By his overdeveloped state theory, he gave account of vacuum present between state and society, where society remained traditional and state became modern, resulting in structural mismatch between political and social structure. As in 1950s in India, state took reins of economy and क्या लिखा है ये? establish itself at commanding heights. Okay. Of an underdeveloped economy with political structure highly developed due to democracy, adult franchise. This mismatch was due to colonial legacy of India, lead to power in hands of executive class and thus control social and economic policy and continued police state on grounds of integrity and curbing secessionist movement. Thus, till 1990s, India was known as Inspector Raj state. However, changes took place post its LPG reforms under the forces of globalization and further rise of judicial activism and civil society activism. Thus, the assessment of Hamza Alvi in context of overdeveloped state is redundant post rise of institutions such as judiciary, RTI, Lokpal, though theory may substantiate theory है ये theory, हाँ। theory may substantiate for other third world countries of our subcontinent such as Pakistan. एग्जामिन करना था ना। बताओ यार इसके अंदर और क्या एडिशन हो सकता है? जैसे मुझे लगता है ना कि एग्जामिन है तो एक तो सॉफ्ट स्टेट का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करना चाहिए था, थोड़ा सा दिखाता कि और बाकी भी कॉन्सेप्ट है जिनका सिमिलर व्यू था और या मतलब रेलेवेंट व्यू था। और क्रिटिसाइज किया ना कि आफ्टर 1991 इंडिया ओवर डेवलप्ड स्टेट नहीं रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि दो व्यू डालना चाहिए। तो और अगर कोई थ्योरेटिकल व्यू है तो उसे इंक्लूड करना चाहिए था। मुझे ऐसे स्पेसिफिक तो कोई स्कॉलर नहीं पता है कि जिन्होंने बोला है कि इंडिया अभी ओवर डेवलप्ड स्टेट नहीं है।
में वो ले सकते हैं क्या, जैसे अमर्त्य सेन का व्यू है कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू होती है, तो वो सोसाइटी के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह का काम करती है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है सोसाइटी का। ये फिर ये कहना कि जहाँ पे सोसाइटी डेमोक्रेटिक है और वहीं पे डेमोक्रेसी लाना चाहिए, ये अमर्त्य सेन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, या नेहरू के अकॉर्डिंग सही नहीं है कि if people cannot come to democracy then we can bring democracy to their doorstep. बिल्कुल। और वो सीबी मैकफर्सन का व्यू है ना कि द वेस्टर्न थिंकर्स या लिबरलिज्म डज नॉट हैव अ कॉपीराइट ऑन डेमोक्रेसी। तो उस व्यू को भी कह सकते हैं कि हम डेमोक्रेसी डिफरेंट भी हो सकता है और इंडिया इज अ केस टू जनरस, तो वो व्यू हाँ, डाल सकते हैं मे बी। बढ़िया बढ़िया सही। एक यार मार्क्स का एक जो कंसेप्ट है बेस हाँ और सुपर स्ट्रक्चर वाला, तो ये ओवर डेवलप्ड कंसेप्ट को वहाँ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मार्क्स बोलता है कि अगर बेस चेंज हो रहा है तो ऊपर के स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो सुपर स्ट्रक्चर भी अपना आप चेंज हो जाएंगे। और जो हमें वेस्टर्न में देखने को मिलता है, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म जैसे भी चलता है, तो ऊपर की सोसाइटी भी चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे इंडिया में केस में क्या है कि हमारा स्टेट तो चेंज हो गया लेकिन हमारी इकोनॉमी अभी वही रही। तो इस करके जो स्टेट है वो ओवर डेवलप्ड हो गया, मतलब वो एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इस तरह में वो भी डाल सकते हैं। मतलब डाला है क्या इन्होंने? रिपीट है ना, क्या पॉइंट है तुम्हारा? मैं ये बोल और रहा हूँ कि ये जो ओवर डेवलप्ड स्टेट का जो कंसेप्ट है, ये हमजालवी ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो मार्क्सिस्ट की थ्योरी है ना, बेस और सुपर स्ट्रक्चर, तो वो बोलते हैं कि मार्क्स क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे बेस चेंज होगा वैसे वैसे जो सुपर स्ट्रक्चर है, मतलब स्टेट सोसाइटी सब चेंज हो जाएंगे। तो जैसे वेस्ट में क्या होता था, फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म चेंज हुआ तो उनकी सोसाइटी भी, जैसे इकोनॉमी फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म हुई तो उनकी सोसाइटी भी पहले मॉडर्न बन गई और उनका स्टेट भी चेंज हो गया, फिर नेशन स्टेट आ गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो उसी तरीके से अगर एशिया की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि यहाँ पर इकोनॉमी तो चेंज हुई नहीं लेकिन स्टेट चेंज हो गया, स्टेट मॉडर्न बन गया, लेकिन अभी वही फ्यूडल माइंडसेट के साथ इकोनॉमी चल रही है। तो हमारा जो स्टेट है वो ओवर डेवलप्ड हो गया, उतना बेस डेवलप नहीं हुआ जितना हमारा सुपर स्ट्रक्चर है, स्टेट डेवलप हो गया। तो एक पैराग्राफ, मतलब एक डायग्राम में दिखा सकते हैं कि मतलब वेस्ट में ऐसे हो रहा था यहाँ से वहाँ जाने पर, और अपने इधर एशिया में ऐसे हो रहा है। मतलब उन्होंने हाँ, ऐसे एक्सप्लेन किया इस चीज। हाँ मतलब इसने थोड़ा इस चीज को इलैबोरेटली एक्सप्लेन नहीं किया शायद, तो आई थिंक हाँ ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए था। मतलब मैं इसमें एक और चीज सोच रहा था, मतलब बताना कि सही है कि नहीं है कि जो सैमुअल बी हंटिंगटन का भी एक आइडिया था ना कि पॉलिटिकल डिके का जो आइडिया था उसको लगा सकते हैं यहाँ पे। हाँ मुझे लगता है लगा तो सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब वो है ना कि पहले कुछ कंडीशंस है जिसके कारण डिके होता है जो मुझे समझ में आया, और यहाँ पे है कि ये हिस्टोरिकली पॉलिटिकल डिके यहाँ पे हुआ है, तो जिसके कारण से ओवर डेवलप्ड स्टेट पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज में है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन हाँ यूज कर सकते हैं मुझे लगता है। ठीक है। हम समय सचिन आपने जो पॉइंट्स बोले यार प्लीज एक बार इसके में डाल दोगे क्या कमेंट्स में आंसर के? ठीक ठीक है, मैं डाल दूंगा। ठीक है। वैसे इसका यार अपने पास आंसर्स भी है ना, तो वो देखने हैं क्या? हाँ, मैं इसको वही चेक करना था अभी। उसमें कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ, बस एक नीचे हमने कंक्लूजन में बस एक ऑरवेलियन स्टेट का दिया हुआ है, दैट दे ओके, आर नाउ यूनिवर्सल बोथ इन ईस्टर्न। एक बार रिपीट करना क्या पॉइंट है वो? The concept of overdeveloped state remains relevant even in post-1991 India. It can be said that the Orwellian states are now universal, both in East and West. I am not very sure about what the state किसी को Orwellian. आइडिया किसी को आइडिया है क्या ऑरिवेलियन स्टेट क्या है? ऑरवेल का कोई थिंकर था क्या? आई थिंक रिलेट किया हुआ है क्या हमने?
it denotes an attitude and a brutal policy of draconian control by propaganda, surveillance, disinformation, denial of truth, manipulation of the past, including the unperson, a person whose past existence is expunged from public record and memory and practiced by modern repressive governments. ठीक है. सुनने में तो काफी टोटलिटेरियन स्टेट जैसा कुछ लग रहा है ये तो. राइट. ठीक है यार. कितना बढ़ेगा. तो मैम ने कोई इंटरव्यू नहीं डाला, सिर्फ हमजा अली को एक्सप्लेन किया है और बस फिर उसको इंडिया से रिलेट करके वो तो एलपीजी रिफॉर्म्स रेक्टिफिकेशन. आई थिंक फिर तो अपन ने ज्यादा बेटर पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं. राइट. ठीक है. सेकंड वाला किसी ने लिखा नहीं है तो T3 पे चलते हैं. डिस्कस द थ्योरी ऑफ अथॉरिटी एज गिवन बाय मार्क्स वेबर. तो गौरव आपने लिखा है इस पे, प्लीज बताइए. ये सबसे पहले वही थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है वेबर के कि वेबर कार्ल मार्क्स का क्रिटिक है और मार्क्स का जो व्यू है, मार्क्स क्या था, मार्क्स हैज चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट बाय कॉलिंग इट एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट. तो उन्हीं के काउंटर में इन्होंने ये दिया है कि वेबर मेड द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी, और वो बोलते हैं कि अथॉरिटी इज अ लेजिटिमेट पावर. तो इसलिए वो बोलते हैं कि स्टेट क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी को, ना कि इंस्ट्रूमेंट है वो किसी का. तो फिर मैंने थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया है थ्योरी का. तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज थ्योरी वाज, मार्क्स को करेक्ट करने के लिए थी कि कैपिटलिस्ट स्टेट एंजॉयज पीपल्स सपोर्ट, मतलब जो कैपिटलिस्ट स्टेट है वो उनका पीपल का सपोर्ट है उन्हें, और पीपल कंसिडर स्टेट की अथॉरिटी एज लेजिटिमेट. इस करके जो मार्क्स का प्रेडिक्शन था कि रेवोल्यूशन होगा तो वो इसीलिए नहीं होता है. तो मार्क्स को बताता है कि ऐसा नहीं है. ठीक है. तो उसके बाद जो उनकी थ्योरी है वो बताते हैं कि 3 आइडियल टाइप के अथॉरिटीज़ होती हैं मॉडर्न सोसाइटीज़ में, मतलब मॉडर्न टाइम्स में 3 अथॉरिटीज़ होती हैं, जैसे ट्रेडिशनल, कैरिज्मेटिक बेस्ड और एक लीगल रैशनल. तो ये तो फिर मैंने एक एक करके इनको डिफाइन किया थोड़ा थोड़ा कि जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी है वो बेस्ड होती है कल्चर पे, कस्टम्स पे और ट्रेडिशंस पे. उनके जो भी लर्निंग्स होती है उन पर बेस्ड होती है, और ये कोई रूल्स रिटर्न नहीं होते. वे जस्ट, मतलब ऐसा नहीं होता है कि रिटर्न रूल, ऐसे ही होती है. तो जैसे एग्जांपल दिया कि जो ब्रिटेन में जो किंग है उसकी जो अथॉरिटी है वो कस्टम्स और ट्रेडिशन बेस्ड है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी बोलते हैं. ये कहाँ पर होती है, ये दो इट इज फाउंड इन ऑल सोसाइटीज, कहीं ना कहीं हर कोई ना कोई कल्चर से होती है, लेकिन फिर भी मोर प्रिवेलेंट इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, ऐसा होता है. तो फिर ये जो ट्रेडिशन को सपोर्ट करने वाले मैंने डाल दिया थोड़ा सा पॉलिटिकल आंसर बनाने के लिए कि कम्युनिटेरियंस और मल्टीकल्चरिज को सपोर्ट करते हैं, और वो बोलते हैं कि जो मैन है वो सिचुएटेड सेल्फ, मतलब अपने कम्युनिटी, अपने कस्टम से रिलेटेड है, तो उनसे बाहर नहीं जा सकता. लेकिन साथ ही साथ में इसको क्रिटिसाइज करते हैं फेमिनिस्ट जो बोलते हैं कि जो ट्रेडिशन, जो कस्टम होते हैं, जो भी सोसाइटी होती है वो इसका क्रेडल ऑफ पैट्रियार्की, तो इसको क्रिटिसाइज करते हैं. फिर मैं सेकंड पॉइंट पे गया. सेकंड में इन्होंने बोला कि कैरिज्मेटिक अथॉरिटी. तो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी क्या है, जो वो आती है पर्सनैलिटी ऑफ स्टेट, पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन और अ लीडर, जो भी लीडर है उसकी पर्सनैलिटी से डेवलप होता है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी. तो इसमें क्या होता है कि स्टिल इसमें भी पीपल उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट करते हैं कैरिज्मेटिक लीडर को. वो ऐसा मानते हैं कि सर शेडो ऑफ गॉड या फिर सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने आएगा ये, ऐसा इस नोशन के थ्रू काम करते हैं वो, मानते हैं. तो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी डेवलप होती है. बट इसका ड्रॉबैक ये है कि इट इज़ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही छोटे टाइम के लिए होती है ये अथॉरिटी, और जैसे ही वो कैरिज्मेटिक लीडर जो होता है वो मर जाता है या फिर स्कैंडल कुछ सामने आता है तो वो ख़त्म हो जाती है. और इसके एग्जाम्पल हैं जैसे इंडिया नेहरू के अंडर था, चाइना माओ के अंडर था, या फिर हिटलर नेगेटिव सेंस में हो गया. तो ये एक टाइप की अथॉरिटी है. और तीसरी अथॉरिटी बोलते हैं कि लीगल रैशनल अथॉरिटी, जो कि मॉडर्न सोसाइटी का फीचर है, जहाँ पर रिटर्न लॉज होते हैं जो भी रैशनल डिबेट के साथ डेवलप किए जाते हैं. और इन दी सोसाइटी स्टेट इज वेस्ट, एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, रैशनल होता है, एक आइडियोलॉजी होती है स्टेट की, उस पर काम करती है, किसी पर्सन या फिर ट्रेडिशन जैसे ऊपर देखा हमने उन पर डिपेंड नहीं होती है. तो इस चीज़ को वेबर बिलीव करता है कि वेबर बिलीव दैट इट इज़ द ओनली मीन्स टू अटेन एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्पिटेंट रेगुलेशन अंडर रूल ऑफ लॉ.
एग्जाम्पल होते हैं कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स होती हैं या फिर पुलिस होता है, कोर्ट्स होते हैं, जुडिशरी, ये सब इसके एग्जाम्पल में आते हैं। तो समटाइम इसका थोड़ा क्रिटिसिज्म यहाँ से आता है कि समटाइम इट इज़ क्रिटिसाइज बाय कॉलिंग अथॉरिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मतलब जब ब्यूरोक्रेसी, इसमें क्या होता है कि रिटर्न रूल्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी को बहुत ज़्यादा पावर हो जाती है। व्हेन ब्यूरोक्रेसी मैनिफेस्ट एक्सट्रीम पावर ओवर इंडिविजुअल्स, तो वो उसी को मार्क्स क्रिटिसाइज करता है बोनापार्टिज्म बोल के, कि जब एग्जीक्यूटिव जो ब्यूरोक्रेसी के पास बहुत ज़्यादा पावर हो जाती हैं। तो फिर इन तीनों को समराइज कर रहे हैं, तो कंक्लूड क्या है कि टू कंक्लूड वी कैन से दैट one thing is common in all three authorities is legitimacy. A legitimate authority is justified by both ruler as well as the ruled. So therefore, in practice, all the three authorities coexist in different permutations and combinations. मतलब ये हर एक सोसाइटी में हर जगह पर है, but with a varying nature. हाँ यार, काफी अच्छा आंसर लिखा यार आपने तो। जैसे मैम ने भी एक्सप्लेन नहीं किया मॉडल आंसर में। हाँ, मैं भी आंसर लिखा था, तो मैं तो बहुत ही सिंपली कि ये थ्योरी है, मार्क्स क्रिटिसिज्म में कॉन्टेक्स्ट दिया और फिर बस एक्सप्लेन कर दिया इसने। जैसे वो कम्युनिटेरियन मल्टीकल्चरलिज्म, फेमिनिस्ट वाला वो पॉइंट, और फिर यहाँ पे इसने शैडो ऑफ गॉड और वो सब चीज़ बोला है, हिटलर, ये तो मैंने मेंशन किया है। देन नेक्स्ट इन्होंने कोड ऑफ ब्यूरोक्रेसी, बोनापार्टिज्म, तो आई थिंक हाँ ये चीज़ें इंक्लूड करी है, तो थोड़ा सा बेट और डिमेंशन लगते हैं आंसर के अंदर। किसी का कुछ और व्यू है क्या इसके ऊपर, कुछ और एडिशन किसी को लग रहा हो? ठीक है, आई थिंक फिर नेक्स्ट रहता है। नेक्स्ट, कंपेयर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट विद रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी ऑफ स्टेट। उन्होंने कुछ ने इसके ऊपर लिखा है, और अब आप रीड कर दोगे क्या इसको? हाँ, क्वेश्चन है कंपेयर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट विद रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी ऑफ स्टेट. Marxism is considered as a methodology because in Marxism different schools of thinker expresses different perspectives on state. एक मिनट, एक क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मेरे को दिमाग में ले रहा था। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और रियलिस्ट को कंपेयर करना। रिलेटिव, हाँ ठीक है रिलेटिव, ओके. So basically in both instrumentalist theory of state and relative autonomy theory of state, basically in both instrumentalist theory of state and relative autonomy theory of state, criticism of liberals' view on the state is common thread. However, both they are different in its methodology. Instrumentalist scholars like Marx and Lenin held that in liberal democratic society, power is concentrated in the hands of few, that is capitalist class, and power of poor is nothing but eyelash. On the other hand, relative autonomy scholars like Nicholas Polentas held that state is autonomous in certain situations, not all. For instrumentalist, state is nothing but instrument of capitalist class. Ralph Miliband criticized managerial revolution and argued that state is still instrument of capitalist class. Managerial revolution is only myth and it is not helpful for the workers. Whereas Nicholas Polanchas argued that state is a relative autonomous institution, means it enjoy autonomy in certain situations like a competitive political party system, universal franchise, and freedom of press, etc. However, Polanchas added that in some situations, state need to choose between two, then it is always primacy. Then it always give primacy to capitalist class. So we can say that in both theory, similarity are superficial, but differences are fundamental.
हेलो। हाँ वही शांति हो गई। अरे हाँ, वो मैं एक्चुअली माइक ऑफ था, मैं बोल रहा था। मुझे पूछा था इस पे क्या व्यूज है सबके। सबसे पहले तो यही थियोरेटिकल बताना चाहिए, डिबेट बिटवीन मार्क्सिज्म एंड नियो मार्क्सिज्म है, इंस्ट्रूमेंट और रिलेटिव। और उसके बाद मेरे को कुछ आंसर भी ये थोड़ा ऐसा ही लगा, मतलब क्या बोलते हैं, फ्लो रैंडम था, यहाँ से वहाँ से वहाँ से ऐसे, मतलब एक कनेक्टिविटी ब्रेक लग रही थी मेरे को। कौशिक का नहीं, नहीं, ये निकुंज का है। राइटिंग सेम लगे। वही है मेरे ख्याल से, थियरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटेलिटी वही है। ऊपर जो स्टेट है उनकी एक रिलेटिव ऑटोनोमस हो जाता है, वही वरुण ने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है क्या इसमें, तो बता सकता है। वरुण कुछ एक्स्ट्रा है इसमें? Yeah, Gramsci का ऐड कर दिया, like he was the first to propose relative autonomy, like uh, two levels, like political society and civil society, like that, in his base and superficial model. And I ended with Robert Dahl deformed polyarchy. Which suggests that although state enjoys autonomy but prefers a rich class, like that. अच्छा, मैम का मॉडल आंसर है क्या, वो देख लेंगे एक बार। है तो, पर मैम ने भी उसमें बस डायरेक्टली कंपेयर करा हुआ है, कोई कंक्लूजन नहीं है उसके अंदर। पॉइंट्स यही हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। इसमें क्या वरुण, आपने कंक्लूजन क्या लिया है? A deformed polyarchy. मुझे लगता है अच्छा कंक्लूजन है, क्योंकि काफी कॉम्प्रिहेंसिव भी है और एक दूसरे थ्योरी से कंपेयर भी कर दिया गया है। But my conclusion was incomplete. Like we can add like different societies have different power in policy making, like that. मतलब मुझे लगता है कि कंक्लूजन तो यही होना चाहिए कि द डिबेट इज इनकंक्लूसिव और दोनों का अपना अपना मेरिट है। लेकिन वी सी सिमिलर व्यूज, जैसे आपने बताया ना कि इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफॉर्म्ड पॉलीआर्की, कि कहीं ना कहीं जो एलिट्स है दे कंट्रोल द पावर, सो दैट शोज दैट दैट मे बी अ रियलिटी बट स्टिल इट इज कंटेस्टेड, ऐसा ही कुछ करके कंक्लूड करना पड़ेगा। We can give example of Australia and Facebook, right? Like they enjoy sovereignty over like these organizations. एक बार आई थिंक मैम का आंसर देख लेना चाहिए शायद। कोई फायदा नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं पहले। चलिए ठीक है। और कोई पॉइंट है क्या किसी का इस पे? हाँ, मतलब वो भी डाल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल बुक्स भी डाल सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी है वो आपकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स ने दिया है, और उन्होंने मेंशन तो किया है लेनिन और वो, लेकिन उनका व्यू नहीं डाला। जैसे मार्क्स बोलता है कि स्टेट इज एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि इवन वो लॉज भी नहीं बना रहे हैं, वो बस इम्प्लीमेंट करने के लिए हैं। और वहीं पर एक लेनिन भी बोलता है कि स्टेट रिप्रेजेंट्स इरेकंसिलेबिलिटी ऑफ क्लास एंटागोनिज्म। तब उनके व्यू भी डाल सकते हैं एक दो करके। और जो ये रिलेटिव ऑटोनॉमी वाला है वो 18th ब्रूमेयर लुइस बोनापार्ट एक बुक है उसमें दिया है, तो वहां पर वो बोनापार्टिज्म वाला कंसेप्ट भी डाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल में मेकर और शायद वो सब चीज। एग्जाम्पल में शायद ग्रीस वाला डाल सकते हैं, वो पोलैंड वाले में शायद वही डाला है मैम ने भी। मतलब जैसे गौरव ने कहा ना कि जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी है और रिलेटिव ऑटोनॉमी थ्योरी है, तो उसका कहीं ना कहीं एक फॉर्म में मार्क्स के थॉट
में भी देखा गया था, जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है उसमें देयर इज डोमिनेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल, और वो जो 18th ब्रूमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट है, दैट हैड रिलेटिव ऑटोनॉमी कॉन्सेप्ट। तो उसके बाद फिर उसका एक्सटेंशन हम करते हैं ना इंट्रो में लिख के, तो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनता। सही है यार, ये वाला पॉइंट भी डाल दोगे सचिन थोड़ा इसमें? ठीक है, मैं डाल दे रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो करो। नहीं नहीं, मुझे लगा मेरे को बोल रहे हो पॉइंट डालने का। ठीक है, संजय को सचिन डाल दे रहे हैं। थैंक्स। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है। Do you think SEO serves as India's quest for geopolitical balance and regional engagement? सचिन कुछ बोल रहे हो क्या? think शायद हमिंग हो रही है। ठीक है। Do you think SEO serves as India's quest for geopolitical balance and regional engagement? यार ये तो वाकई सही में ऐसे आंसर्स लिखा है। डिजिटल Shanghai Cooperation is a political, military, and economic organization set up chiefly to counter the threats of extremism, terrorism, separatism in Central Asia. STO serves to advance India's renewed foreign policy objective of multi-alignment, collective alignment in the light of a transforming world order, perpetuated by the rise of China and COVID-19 pandemic. Some scholars have termed STO as Asian NATO, to be seen as a challenger to the Western hegemony. India's growing cooperation with USA post the signing of the civil nuclear deal has been seen by some as a source of discomfort. STO serves to re-establish the fine balance and avoid an overall tilt towards USA. New release scholars John Mearsheimer recommends hedging against superpower for the attainment of security. STO is in effect India's attempt to avoid putting all its egg in one basket. STO also serves to advance Central India's Connect Central Asia policy for better connectivity and cooperation with the Central Asian region, a mineral-rich and a geopolitically important region having deep historical ties with India. However, STO gives platform to India as well as Pakistan as well as India's brother enemy. Prolonged border standoff with China has already weakened ties with the elephant and the dragon. Russia is closely aligned to China for a tactical purpose, owing to active hostility and sanctions from the Western world. India has also joined Quad with USA, Japan, Australia, which have been seen as India's attempt to re-establish regional geopolitical balance in the Indo-Pacific in the light of China's military expansion in the South China Sea. SCO remains a geopolitical grouping with a little substance and mere talk. Further positive engagement under the ambit of this regional organization would remain dependent upon the trajectory of India and China relations. After all, there is no SCO without Shanghai. ठीक है यार, इसको बताओ क्या एडिशन होना चाहिए था? तो भाई लोग भाई मल्टी अलाइनमेंट तो सही था, मतलब इसकी इधर भी जाना है, मतलब एक ही बास्केट में रखना है, वो वाला तो आइडियोलॉजी ही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। कोई और फिलोसफी फिलोसफिकल तो नहीं है, मेरे को तो याद नहीं आ रही। इसने आई थिंक जॉन मीटनगर के बारे में लिखा है इसमें। जैसे एसईओ के बारे में एक व्यू है ना कि एसईओ इज एक्चुअली चाइल्ड्स बेबी एंड इंडिया कैन नेवर सक्सीड इन इट्स एम इन एसईओ। तो एसईओ इज नॉट यूजफुल फॉर इंडिया, तो ये एक क्रिटिसिज्म करके व्यू है। तो
तो ये व्यू हम लोग डाल सकते हैं कहीं पे तो क्रिटिसिज्म में। इस स्कॉलर का है कि मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं कौन सा स्कॉलर है अभी, लेकिन किसी का व्यू है, मैं देख के बता दूंगा बाद में। ठीक है, और किसी का कोई इनपुट? कौन सा बेबी बोला तुमने? चाइनाज बेबी। चाइना। एक मुझे समझ में नहीं आता मैम, ये हर टेस्ट में ये अनरिलेटेड क्वेश्चन क्यों डाल देते? वो करंट से ताकि थोड़ा टेस्ट में रहे। ये हर टेस्ट में करती है मैं। अभी तक जितने टेस्ट देखे उनमें ये था लास्ट क्वेश्चन। हाँ लास्ट क्वेश्चन ही रहता है। हाँ, टू टू बी टाइप का रहता है वो क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट पे चलते हैं। इतने थे टोटल, तो जो बाकी बच गए हैं उनको देख लेते हैं। लास्ट में एक आंसर आया है अभी। कौन से वाले पे? सेकंड सेकंड पे। ओके। What are the major arguments against the new liberal state? नहीं यार, इस टाइप का तो शायद क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत बार कर लिए थे, इसलिए मैं सोचा था डालू कहीं डालू। कुछ नहीं, मतलब तो बता देता हूँ लिखा है तो। न्यू लिबरल का जो स्टेट है वो स्टैंड कर रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, मार्केट फंडामेंटलिज्म भी बोल सकते हैं हम इसको। प्रैक्टिस में दे सकते हैं पॉलिसी ऑफ रीगन और थैचर की, दो वो हेजेमोनिक आइडियोलॉजी थी और हाई वाटरमार्क उसने देखा डब्ल्यूटीओ के इसमें, बट क्रिटिसिज्म के स्कैनर में भी आया वो। ग्रोथ ऑफ इनइक्वालिटी और वो उनकी फिलोसफी थी ट्रेड वर्सेस एड वगैरह, लेकिन कोई ट्रिकल डाउन तो हमने देखा नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ देख लिया। मार्क्सिज्म ने क्रिटिसाइज कर दिया है कि ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं कैपिटलिज्म ग्लोबली। न्यूलिबरल स्टेट जो है वो कुछ नहीं है बट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्लोबल कैपिटलिस्ट क्लास है और एक्सप्लॉयटेशन के। फिर सोशल लिबरल ने, अमर्त्य सेन ने बोला कि हम लोग रादर देन सीइंग द स्टेट नेगेटिव लाइट में देखने के बजाय हमको देखना चाहिए कि स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता है अपने पीपल की। जब पीपल के पास कैपेसिटी रहेगी तभी वो बेनिफिट उठा सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की। इंडिया बेनिफिट नहीं उठा पाया जैसे चाइना ने उठा पाया, क्योंकि उसने स्किल डेवलपमेंट नहीं किया। हमने देखा कि 2.4% ही वर्किंग पॉपुलेशन का स्किल फॉर्मल हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में। भगवती ने डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन में भी बोला ये कि इंक्रीज हमको तो करना पड़ेगा पाए का, अगर उसको बांटना भी है तो हमको। लेकिन उसने भी बोला कि हमको, उसने दो बताया कि एक मलाइन इफेक्ट भी हो सकता है, बिनाइन इफेक्ट भी हो सकता है। तो हमें इम्फोसाइज करना चाहिए ग्लोबलाइजेशन के बिनाइन इफेक्ट के ऊपर और मिटिगेट करना चाहिए मलाइन इफेक्ट के ऊपर। जोसेफ सिगलेट ने भी अपनी बुक में ग्लोबलाइजेशन डिस्कंसेंट में बोला है कि डेमोक्रेटिक डेफिसिट हमको देखने को मिलता है ग्लोबल गवर्नेंस में। वॉशिंगटन कंसेंसस की जगह उसने पोस्ट वॉशिंगटन कंसेंसस का बोला प्रपोज, which forms on democracy and development. The neoliberal state thus emphasized on men's autonomy to take its own decision and go for minimum government. It has led to growth, but not on equitable ground. Also, with various financial crises, prime in 2008 crisis, and rising protectionism, trade war, we are now seeing a rollback of neoliberal state and globalization. Yes, so Thompson has called for resurgence of nation state, and with ongoing pandemic, we are seeing nation state emerge as the only viable institution ensuring safety and security of the citizen. But rather than fragmentation of governance, we need to face the difficulty and of global nature, as advised by Kofi Annan. Face the difficulty. अच्छा वो एक लाइन भूल गया. Face this difficulty of global nature, advised by Kofi Annan. Together, मतलब world. सही है यार। ठीक है, कोई और किसी का एडिशन है क्या इस पे? ठीक है, देन आई थिंक फोन करते हैं। एक 28 बाकी रह गया था। What are the major components of modern Indian political thought? Explain them in reference to Gandhi and M.N. Roy. ठीक है, ये था। और एक था क्वेश्चन नंबर 5 का, वो डाल सकते हैं क्या शानू? आंसर जो मैम का मॉडल आंसर है, अभी है चैनल चैनल पे है। थोड़ी देर पहले डाला था। फिलोसफिकल जस्टिफिकेशन है तो लास्ट के बाद है फेडरल वाला।
और मैन की नीड पूरी नहीं कर पाता है वो अकेले, ऐसा कुछ। बहुत तो क्वेश्चन था यार ये। फिफ्थ था ना ये? 7 था इसमें, मैंने कुछ रिपीटेड हटा दिया। रीड कर दो यार प्लीज। सोवरेनिटी एज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट एक्सक्लूसिव राइट देता है सुप्रीम अथॉरिटी के ऊपर ओवर अ जोग्राफिकल रीजन एंड पीपल। द की एलिमेंट ऑफ सोवरेनिटी इज एक्सक्लूसिविटी ऑफ ज्यूरिडिक्शन। नीचे का। However, the conception of sovereignty has been diverse depending upon the different school of thought. That this diversity is evident from the debate between monistic or pluralistic theory of state of sovereignty में देख सकते हैं। Monistic theory of sovereignty में suggests that in a particular territory there is only one sovereign. A and Q. To this theory, sovereignty, a permanent characteristic of state, is inalienable and indivisible. However, the monastic theory of sovereignty has been criticized as being a legal fiction, as no state can exercise sovereignty in an ideal sense. This is because externally, state choice is limited by other actors and its relation with them. Internally, sovereignty is limited by various organizations. Okay. Lasky regarded the Austrian theory as artificial to the point of absurdity. He held that no sovereign has possessed unlimited power. He argued that the total obedience of the dictate to the dictates of the state is likely to start the development of each citizen's personality and moral stature. In addition, concentration of power in state is incompatible with federalism and internationalism. ठीक है, तो pluralist theory of sovereignty लास्की का जो है, pluralist theory of sovereignty is based on the idea of political pluralism, which is the recognition of diversity of interests and beliefs of the citizenry. ANQ to pluralists, there's multiple centers of authority rather than a single center. In the word of Lasky, since the society is federal, authority must also be federal. To him, in order to fulfill his multifarious aspiration and need, man joins various associations. State is also one such association, which can satisfy only the political needs of people. Therefore, exercise only a partial control of people's life. ठीक है, तो अलीजेंस के बारे में बोलता है कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए। Therefore, लास्की के हिसाब से सोसाइटी इज एसेंशियली फेडरल इन नेचर। ठीक है, तो अनवाइज होगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हमें अटेम्प्ट करना पड़े कि कन्फाइन सोवरेनिटी इन द स्टेट अलोन। ऑन द कंट्री, ऑल द अथॉरिटी फेडरली बोल रहा है। However, one of the major drawbacks of pluralist theory is the inconsistency in their approach. ये एक तो करके क्रिटिसाइज कर रहे हैं एनी अटेम्प्ट टू गिव एक्सेसिव पावर टू द स्टेट, बट वो क्लेम भी कर रहे हैं कि स्टेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम मेकर का काम कर रहा है डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट और एसोसिएशन के बीच में। Despite drawback, the pluralist theory of sovereignty is preferred over monistic and is considered to be more realistic concept of sovereignty. The desirability and relevance increases in the present age of globalization, where borderless world based on multi-level governance is emerging. ठीक है, मोनिस्टिक और उसमें कंपेयर किया उसने। सही। ठीक है, देखो कोई और एडिशन है क्या इसके ऊपर? Philosophical justification between pluralist theory of state. Why is it considered inconsistent? ठीक है, then I think next और last discuss कर लेते हैं। Question number 28. What are the major components of Indian political thought? Examine them in the light of Gandhi and M. N. Roy. इसको कैसे स्टार्ट करोगे? ये इसका ही क्वेश्चन है क्या, मतलब मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट इधर पे, मतलब 1B का तो नहीं है? नहीं, आई थिंक 1A का ही है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट बोल रहा है।
and examine them with special reference to Gandhi and Roy. क्या है मेजर कंपोनेंट अपने? सेक्युलर वगैरह बोलना है क्या? शुरुआत हम उससे कर सकते हैं जिसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है, जैसे वो एथिक और वो ह्यूमनिज्म वाले, और एंडिंग की तरफ वो सारे डेमोक्रेसी वाले पॉइंट दे सकते हैं। तो मेजर कंपोनेंट है क्या वैसे अपने को, मतलब क्या क्या बोलना चाहिए? शुरुआत तो वही फिलोसफिकल से ही करना पड़ेगी, वो जो एथिक्स और फिलोसफी है ना इन लोगों के, ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव जो था वो तो एक मेजर कंपोनेंट है ही मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। उससे ही भर जाएंगे 2-3 पैराग्राफ, और फिर बाद में वो सब दे देंगे डेमोक्रेसी, राइट्स और सबसे अलग अलग पैराग्राफ। और चाहे तो लिंक भी कर सकते हैं वेस्टर्न से, just to show that how they are globally relevant, not just limited to India. तो खत्म कर सकते हैं। Yeah. और टाइम के वजह से भी कर सकते हैं, जैसे इसमें सिर्फ मॉडर्न का पूछा हुआ तो एंशियंट से भी थोड़ा लिंक कर सकते हैं, और स्पेस पे तो कर ही रहे हैं, मतलब इंडियन और वेस्ट। ठीक है, किसी के पास कोई और व्यू है क्या इसके ऊपर? शायद राजाराम मोहन राय का करना पड़ेगा, मॉडर्न रेनेसांस वगैरह जो चल रहा था वो वाला रैशनलिज्म हमने खोजा वगैरह, शायद वहां से कर सकते हैं। तो वहां से बिगनिंग सही है। और मेजर कंपोनेंट्स कोई और है इसमें आइडिया किसी को? व्यूज शायद अपने को नेहरू, अंबेडकर, गांधी और वो सब डालने पड़ेंगे। गांधी और एम एन रॉय को सेंटर रखने के लिए बोला है। कॉमन ग्राउंड में आए क्या वो लोग? ग्रास रूट डेमोक्रेसी और पार्टी बेस्ड डेमोक्रेसी तो दोनों के ही थे ना। आई थिंक एक काम करते हैं, इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ी वापस करके आते हैं। पॉइंट्स अपने पास है नहीं इसके लिए शायद, हाँ। तो एक बार आई थिंक सब मिलके आंसर लिखने की कोशिश करते हैं इस पे वापस, ठीक है? या फिर जिसका है उसको टैग करते हैं। नहीं, वो देख ही लिया ना अभी, उसने ये काम कर दिया है बिना आंसर लिख के। ठीक है, बट मैं एक बार टैग कर दूंगा जिसका भी आंसर चाहिए उसको, और एक बार अपन लोग भी थोड़े से पॉइंट पॉइंट थोड़ा सा रिसर्च करते हैं इस चीज़ को, तो पॉइंट बेटर आ सके अपने पास। ठीक है, तो फिर आई थिंक इसी के साथ अपना आईपीटी कंप्लीट होता है आज। अब बताओ नेक्स्ट क्या करना है? 1B कर